हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोकपाल के टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है, इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के एग्ज़ाम के साथ ही साथ, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम है उसके साथ ही साथ ये टॉपिक आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आप लोग हमेशा अपनी लाइफ में गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो और कहीं आप कुछ गलत देखते हो या आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आपको अपने अधिकारों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक आज का है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि ये टॉपिक आपको पूरी तरह क्लियर हो सके। लोकपाल, देखिए फ्रेंड्स, भारत में उत्तरदायी शासन व भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए लोकपाल एक साधन के रूप में कार्य करता है। मतलब लोकपाल के द्वारा भारत में भ्रष्टाचार की जांच काफ़ी अच्छे से की जा सकती है। वैसे तो भारत में हम देखें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, राज्य सतर्कता आयोग हैं जो कि भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। इसके अलावा कई सारी एजेंसीज़ वगैरह हैं जो भ्रष्टाचार की जांच करती हैं। उसी में से हम पढ़ रहे हैं लोकपाल। लोकपाल भी भ्रष्टाचार की जांच करता है। इसे हम आगे काफ़ी डिटेल में समझ लेंगे कि आखिर लोकपाल की ज़रूरत क्यों पड़ी। बट फ्रेंड्स, आगे बात करें तो लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसमें लोक का अर्थ है जनता और पाल का अर्थ है संरक्षक। मतलब इसका यही हुआ, जनता का संरक्षक। अन्य शब्दों में इसे जनता का मित्र भी कहते हैं। यह संस्था जनता की पहरी के रूप में कार्य करती है, जिसके अंतर्गत यह मंत्रियों सहित पद अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करती है। फ्रेंड्स देखिए, जो लोकपाल शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। बट जब मैं लोकपाल बोल रहा हूँ तो लोकपाल का मतलब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक पर्सन नहीं है। लोकपाल एक छोटी सी संस्था है जो कि केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करती है। छोटी सी संस्था मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही कम लोग हैं इस संस्था में, बाकी इसके काम तो बहुत ही बड़े हैं। तो लोकपाल और लोकायुक्त का मतलब कोई एक व्यक्ति या एक पर्सन नहीं है, ये एक छोटी संस्था है। लोकपाल केंद्रीय स्तर पर है और लोकायुक्त राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करती है। लोकपाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि किस तरह से दुनिया में लोकपाल अस्तित्व में आया। ये जो संस्था है जो करप्शन के लिए काम करती है, करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो काम करती है ये संस्था, आखिर ये दुनिया में किस तरह से अस्तित्व में आई है। लोकपाल यानी कि ओम्बुड्समैन संस्था की आधिकारिक शुरुआत 1809 में स्वीडन में हुई थी। फ्रेंड्स, जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो स्वीडन है, वहाँ पर 1809 में ओम्बुड्समैन संस्था की शुरुआत हुई थी। ओम्बुड्समैन एक स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब भारत के लोकपाल से है। तो ओम्बुड्समैन एक स्वीडिश शब्द है और भारत में ओम्बुड्समैन को हम लोकपाल कहते हैं। तो देखिए 1809 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बुड्समैन का विकास हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेज़ी से इस संस्था का विकास हुआ। 1962 में नॉर्वे ने यह प्रणाली अपनाई, जिस कारण से दुनिया में ओम्बुड्समैन का प्रचार हुआ। जो ये विचार था कि देश में ओम्बुड्समैन की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये विचार सभी देशों में फैला। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन ने इस संस्था को अपनाया, तो इससे इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया। इसके साथ ही 1966 में एक विकासशील देश, जो कि पहला विकासशील देश था, गुयाना, जो कि साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, उसने ओम्बुड्स संस्था को अपने देश में अपनाया। जिसके बाद और भी विकासशील देशों ने इसको अपनाया, तो इसका जो महत्व था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, जिससे पूरी दुनिया में इसका विचार फैला। तो अब तक ओम्बुड्स का जो विचार था ओम्बुड्समैन का कि एक संस्था होनी चाहिए, तो उसका विचार पूरी दुनिया में काफ़ी अच्छे से फैल चुका था।
अब अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम 1960 के दशक में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था और लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द प्रख्यात विधिवेत्ता डॉक्टर LM सिंघवी ने पेश किया था। मतलब देखो, विश्व लेवल पर तो इसे नॉर्मली ओम्बुड्समैन कहा जाता है, बट भारत में क्या कहा जाएगा तो लोकपाल और लोकायुक्त कहा जाएगा। ये किसने कहा, किसने ये शब्द दिया, तो डॉक्टर LM सिंघवी के द्वारा ये शब्द दिया गया था या पेश किया गया था। इसके बाद 1966 में एक प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की व्यवस्था की गई थी, जिसने तो जो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जो शिकायत की जाती है उसको देखने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए 2 स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि दो अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, एक केंद्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, एक लोकपाल और एक लोकायुक्त की व्यवस्था की जानी चाहिए। वैसे सरकार ने इसकी सिफारिश को मान लिया था, जिस कारण से सरकार ने संसद में कई सारे विधेयक पेश किए। अब सरकार ने 1968 में एक विधेयक पेश किया लोकायुक्त या लोकपाल से संबंधित। इसके बाद 1971 में, 1977 में, 1985 में, 1989 में, फिर 1998 में, 2001 में, 2011 में, फिर से एक बार और 2011 में विधेयक को प्रस्तुत किया गया, लोकपाल के विधेयक को प्रस्तुत किया गया संसद में, ताकि लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था की जा सके। बट इतने सारे विधेयक पेश करने के बावजूद भी कोई भी विधेयक पास नहीं हो पाया था, जिस कारण से लोकपाल और लोकायुक्त की संस्था अस्तित्व में नहीं आ पाई थी। अब 2011 के अगर हम टाइम की बात करें तो इस टाइम पर कई सारे भ्रष्टाचार के मामले लोगों के सामने आए। कई बड़े लेवल पर कई सारे भ्रष्टाचार देखने को मिला, जिस कारण से भारत के कई सारे नेताओं ने, कई सारे राजनीतिक दलों ने और कई सारे विद्वान लोगों ने अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर किया गया था। आपको अगर आई थिंक याद होगा, लगभग 10 साल पहले ये आंदोलन चलाया गया था। तो ये काफ़ी बड़े लेवल पर आंदोलन चलाया जा रहा था, जिस कारण से सरकार पर बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ गया। उस समय कौन सी सरकार थी, तो उस समय UPA की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो केंद्र सरकार पर बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ा, जिस कारण से संसद में 2013 में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया और 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सम्मति दे दी, अपनी स्वीकृति दे दी, जिसके बाद 16 जनवरी 2014 को ये अधिनियम लागू कर दिया गया। देखिए, पहले अधिनियम बनाया जाता है, फिर राष्ट्रपति की जब स्वीकृति मिलती है तब कोई भी चीज़ अधिनियम बन जाती है। बट हाँ, अधिनियम बनने के बाद उसे लागू भी किया जाता है। तो 16 जनवरी 2014 को इसे लागू किया गया था। वैसे फ्रेंड्स, एक छोटा सा पॉइंट है, ये अलग से पॉइंट बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन में ही जो केजरीवाल थे वो उभर कर सामने आए थे। तो अब हम लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 को अच्छे से समझते हैं। तो इस अधिनियम के तहत लोकपाल का गठन कुछ इस तरह से किया गया है। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसका गठन एक चेयरपर्सन और 8 अधिकतम सदस्यों से होता है। कहने का मतलब ये है कि लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है, जिसे नॉर्मली हम चेयरपर्सन कहते हैं, और इसमें अलग से 8 सदस्य हो सकते हैं। 8 से ज़्यादा ना हो, 8 से कम हो सकते हैं। तो एक चेयरपर्सन और 8 अधिकतम सदस्य। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसका चेयरपर्सन कौन हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, जो भारत का CJI था पहले, अभी नहीं है, वर्तमान में, पहले हो पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका कोई भी पूर्व न्यायाधीश, या फिर कोई असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति।
जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पर या तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश या तो कोई अन्य न्यायाधीश चेयरपर्सन बन सकता है। इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को अगर इसका चेयरपर्सन बनना है तो उसके पास मतलब वो असंदिग्ध होना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरह का शक वगैरह ना हो, कोई भी केस वगैरह ना चल रहा हो, काफ़ी योग्यता होनी चाहिए उसके पास। इन सब के अलावा उसके पास 25 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, लाइक सतर्कता, वित्त से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, भ्रष्टाचार निरोधी नीतियों से संबंधित, तो काफ़ी अनुभव होना चाहिए। तो ये चेयरपर्सन, वो व्यक्ति चेयरपर्सन बन सकता है। तो ये बात तो हो गई एक चेयरपर्सन की। अब हम बात करते हैं जो इसके अन्य सदस्य हैं, 8 सदस्य, वो कैसे होने चाहिए। तो देखिए, इसके लिए प्रावधान किया गया है कि जो इसके अधिकतम 8 सदस्य हैं उनमें से आधे सदस्य न्यायिक सदस्य होने चाहिए। न्यायिक सदस्य का यहाँ पर मतलब है कि कोई पूर्व जज वगैरह हो तो ये हो सकता है न्यायिक सदस्य। इसके साथ ही जो 50 सदस्य जो अब बच गए हैं, जो आधे सदस्य, जो 50% सदस्य बच गए हैं, वो सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए। आधे न्यायिक सदस्य होने चाहिए और आधे ओबीसी, एससी, एसटी और जो माइनॉरिटी है और जो महिला वर्ग है, वुमेन वर्ग है, उसमें से आधे सदस्य होने चाहिए। इसके चेयरपर्सन, लोकपाल के चेयरपर्सन और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का, 5 साल का होता है। 5 साल का होता है या फिर 70 वर्ष की आयु तक, अगर जो भी पहले हो, मतलब अगर कोई व्यक्ति 70 वर्ष का हो जाता है लोकपाल की संस्था में तो उसे हटा दिया जाएगा, यानी कि वो उसका कार्यकाल पूरा हो गया। या फिर 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब उसे हटा दिया जाएगा, उसका कार्यकाल पूरा मान लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बट राष्ट्रपति कब करता है? जब राष्ट्रपति को एक चयन समिति होती है वो सिफारिश करती है तब। अब चयन समिति क्या है उसको देख लेते हैं। अब लोकपाल के लिए जो चयन समिति होती है, जो लोकपाल के सदस्यों का चुनाव करती है या चेयरपर्सन का जो चुनाव करती है, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और या फिर उनके द्वारा कोई नामित न्यायाधीश। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं जा पाते हैं तो वो किसी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं, कोई दूसरा न्यायाधीश का। इसके अलावा एक प्रख्यात न्यायविद मतलब उसे न्याय से संबंधित, कानून से संबंधित बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो ये 5 व्यक्ति होते हैं, एक प्रधानमंत्री, एक लोकसभा अध्यक्ष, एक विपक्ष के नेता और एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और एक प्रख्यात न्यायविद। ये 5 व्यक्ति से बनती है चयन समिति और इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ये समिति अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को देती है और राष्ट्रपति उसी के आधार पर सदस्यों को नियुक्त करते हैं। लोकपाल के क्षेत्र अधिकार और कार्य। लोकपाल को निम्नलिखित से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करने का क्षेत्र अधिकार है। वर्तमान व भूतपूर्व प्रधानमंत्री, संघीय सरकार के वर्तमान व भूतपूर्व मंत्री, संसद के सदस्य, संघीय सरकार के ए, बी, सी और डी समूह के कार्यालयों की। देखिए फ्रेंड्स, लोकपाल के पास कुछ शक्ति है, कुछ इसके जो कार्य हैं वो ये हैं कि ये जो आज के टाइम पर जो प्रधानमंत्री हैं और जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो हैं, केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं उनकी जांच कर सकता है, संसद के सदस्यों की जांच कर सकता है। इन सब के अलावा जो केंद्रीय अधिकारी हैं, जो केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो ऑफिसर काम कर रहे हैं ए, बी और सी ग्रुप्स के अंदर, उन सबके भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की ये जांच कर सकता है। इसके अलावा जो कुछ निकाय हैं, कुछ ट्रस्ट वगैरह होती हैं, कुछ निगम बोर्ड्स वगैरह होते हैं,
तो उनके ऊपर भी अपने कुछ नियम लागू कर सकता है या उनकी भी जांच कर सकता है, जिसमें सरकार के द्वारा अधिकारियों को पैसा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि शिकायत की क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसीजर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी कंप्लेंट की गई है, शिकायत की गई है, क्या वो शिकायत भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 के तहत की गई है या नहीं। अगर उसके तहत की गई है तो किसी भी शिकायत को मतलब तुरंत ले लिया जाता है उस अधिनियम की शिकायत पर, फिर आगे जांच की जाती है उस शिकायत पर। शिकायत मिलने के बाद लोकपाल इसे अपनी जांच शाखा द्वारा प्रारंभिक जांच के लिए आदेश दे सकता है। अब देखिए, लोकपाल के पास कई सारी एजेंसियां होती हैं। लोकपाल को अधिकार होता है वो कई सारी एजेंसियों का जांच के लिए उपयोग कर सकता है। यहाँ तक कि सीबीआई का वो यूज़ कर सकता है। सीबीआई के द्वारा भी वो किसी कंप्लेंट की जांच करवा सकता है। लोकपाल के दायरे में सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारी, चाहे वो ग्रुप ए के हों, ग्रुप बी के हों, ग्रुप सी के हों या डी के हों, वो सभी के सभी लोकपाल के दायरे में या अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ ABCD का मतलब है क्या होता है कि जो ऑफिसर्स की रैंक होती है उसके हिसाब से ऑफिसर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। जो सबसे निचले लेवल का जो काम करते हैं उन्हें D में रखा जाता है, और जो सबसे ऊंचे लेवल का काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो उन्हें A ग्रुप में रखा जाता है। तो सभी ग्रुप्स के अधिकारी लोकपाल के दायरे में आते हैं। बट यहाँ पर एक प्रावधान किया गया है कि अगर केंद्रीय सरकार से संबंधित कोई अधिकारी है जो भ्रष्टाचार करता है और उसके खिलाफ कोई शिकायत आती है, तो जो जांच होगी, प्राथमिक जांच, वो राष्ट्रीय सतर्कता आयोग के पास भेजी जाती है। लोकपाल क्या करता है, उस जांच को राष्ट्रीय सतर्कता आयोग के पास भेज देता है। अब राष्ट्रीय सतर्कता आयोग जांच वगैरह करने के बाद अपनी रिपोर्ट लोकपाल को भेजता है। ये प्रावधान किया गया है। तो इस तरह आरंभिक जांच पूरी होने के बाद ये प्रावधान किया गया है, चाहे जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा की जाए या फिर जो एजेंसीज़ हैं लाइक सीबीआई वगैरह के द्वारा की जाए, तो जांच किसी के द्वारा पूरी की जाने के बाद किसी के द्वारा भी की जाए। जब जांच पूरी हो जाती है तो लोकपाल के समक्ष रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए 60 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। मतलब कि अब ये बाउंड है कि लोकपाल के समक्ष जांच पूरी होने के बाद लोकपाल के पास रिपोर्ट 60 दिनों के अंदर पहुंच जानी चाहिए। इसके साथ ही जो आरोपी लोक सेवक होता है जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, उसको कुछ टाइम दिया जाता है। जांच रिपोर्ट पर कुछ विचार करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है कि देखिए ये आपके खिलाफ सारे सबूत मिले हैं। इसके साथ ही जो लोकपाल पीठ होती है वो जांच को आगे बढ़ा सकती है। अगर वो डिसाइड, उसे लगता है कि जांच को और भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो वो जांच को आगे बढ़ा सकती है, या फिर जांच को आगे नहीं बढ़ाती है, वो वहीं पर फिर कोई कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे सकती है। या फिर अगर उसे लगता है कि कंप्लेंट गलत है तो वो कार्यवाही को या जांच को पूरी तरह रोक भी देती है। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा कि रिपोर्ट जब लोकपाल के पास आ जाती है तो वो या तो पूरी जांच करने के आदेश देती है या तो विभागीय कार्यवाही शुरू करने या बंद करने का निर्देश देती है। देखिए फ्रेंड्स, आखिर लोकपाल आया ही क्यों? अगर हम ये समझें तो देखिए, लोकपाल आने से हमारा एक फ़ायदा ये हुआ है कि हम कहीं भी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की अगर शिकायत करते हैं तो हमारे पास ये उम्मीद होती है कि वो अंत में लोकपाल के पास वो शिकायत जाएगी। पहले क्या था कि कुछ डिपार्टमेंट के पास वो शिकायत जाती थी और डिपार्टमेंट के ऑफिसर आपस में ही उस शिकायत को सॉल्व कर लेते थे भ्रष्टाचार करके, या लोगों को ऐसे ही समझा देते थे, या लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाकर वो अपनी कंप्लेंट को लोगों के द्वारा ही वापस लेने के लिए कहते थे। बट अब क्या है कि अगर आपकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती है तो वो कंप्लेंट आपकी ओम्बुड्समैन के पास जाएगी, लोकपाल के पास जाएगी। ये एक लास्ट पॉइंट होता है जिससे हम मतलब आगे बोल सकते हैं ऑफिसर को कि हमारी कंप्लेंट को फर्दर कंटिन्यू करो, क्योंकि हमारे पास अभी ये अधिकार है कि हमारी कंप्लेंट सुनी जाएगी। तो ये चीज़ हमें एक हिम्मत देती है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमारे लिए यही था। और हाँ, लोकपाल वैसे असली में भी कई सारे भ्रष्टाचार के मामले सॉल्व करता है।
बट हाँ, इसकी कुछ कमियां भी हैं, तो हम उसकी कमियों को भी देख लेते हैं। तो कमी की अगर हम बात करें तो इसकी कमी ये है कि लोकपाल ना अपने आप कभी भी भ्रष्टाचार विरोधी तत्व को अगर देखता है तो कोई एक्शन नहीं लेता। जब तक लोकपाल के पास कोई भी मतलब शिकायत नहीं पहुंचती है तब तक ये कोई एक्शन नहीं लेता है। तो ये इसकी एक कमी लगती है हमें। इसके अलावा ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से या धोखाधड़ी से किसी ऑफिसर के विरुद्ध गलत कंप्लेंट लिखवाता है, अगर किसी लिखवाने वाले की अगर गलती निकलती है तो उसको कड़ा दंड दिया जाएगा। इससे होता यह है कि अब लोगों को डर लगता है कि भाई वो सरकारी ऑफिसर है, हो सकता है कि हमारी ही गलती निकाल दें, उनके पास तो डिपार्टमेंट उनके साथ है, ऐसा लगता है लोगों को, जिस कारण से वो इसकी शिकायत नहीं करते हैं कई बार। तो ये जो प्रावधान है थोड़ा गलत है कि आप बहुत ही ज़्यादा कड़ा दंड दोगे, तो इसकी कमी है एक। इसके अलावा जो शिकायत होती है वो अनाम नहीं हो सकती, मतलब हम किसी वाइट पेपर पर शिकायत नहीं कर सकते हैं, रफली शिकायत नहीं कर सकते हैं। आपको अपना नाम, पता, सब कुछ आपको लिखवाना पड़ता है शिकायत में। तो इसलिए भी कई लोग पीछे हट जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें खुलकर सामने आना पड़ेगा, तो इसलिए भी कई बार शिकायत नहीं करते हैं। तो इसकी ये कुछ कमियां हैं। वैसे हाँ फ्रेंड्स, लोकपाल असली में काफ़ी एक अच्छी संस्था है। इसके द्वारा बड़े बड़े भ्रष्टाचार विरोधी तत्वों को उजागर किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने लास्ट में बताया, इस चीज़ को आप निष्कर्ष में लिखकर आएंगे कि लोकपाल एक अच्छा है काफ़ी और इसमें कुछ कमियां हैं, तो इसको आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, अच्छाई भी और थोड़ी सी इसकी कमियां भी। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकायुक्त की, तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आप जितना एग्ज़ाम में लिखेंगे उसमें लोकायुक्त से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, जो प्रावधान है उससे क्वेश्चन आ रहा है 2013 के प्रावधान से। अगर हम लोकायुक्त को बात करें, लोकायुक्त की, तो 2013 के प्रावधान से पहले भी कई सारे राज्यों ने अपने राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था की थी। 1971 में सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकायुक्त की व्यवस्था की गई थी। अब लोकायुक्त अधिनियम से हुआ ये कि लोकायुक्त को अब कंपलसरी हो गया सबके लिए कि सबको अपने स्टेट में लोकायुक्त की व्यवस्था करनी है। पर फिर भी हर राज्य में अलग अलग तरह से लोकायुक्त की व्यवस्था की गई है। कहीं पर अलग तरह से नियुक्ति की जाती है, कहीं पर योग्यताएं अलग हैं। लाइक जो कुछ राज्य हैं वहाँ पर न्यायिक योग्यताएं हैं कि लोकायुक्त की ये योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ राज्य हैं जैसे कि बिहार वगैरह, तो वहाँ पर कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है लोकायुक्त की। तो कहने का मतलब यही है कि ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है या डिपेंड करता है कि लोकायुक्त के क्या अधिकार हैं, उसका कार्यकाल किस तरह का है। तो ये कोई एक फिक्स नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से इसकी नियुक्ति, योग्यताएं और कार्यकाल और अधिकार क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपका एक टॉपिक यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ख़त्म होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोशिश रहेगी कि मैं जल्द ही आपको दूसरी वीडियोस प्रोवाइड करूं। वैसे थोड़ा मुश्किल है अभी प्रोवाइड करना, बट फिर भी आपके क्वेश्चंस जो करने हैं आपको एग्ज़ाम में, उतना आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा चुका है। तो प्लीज़ उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। थैंक यू।